जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ये इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो सारा इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसे कहते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? दोज हाइपोथेटिकल लाइंस बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यदि किसी एरिया से पास करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा है गॉस थ्योरम किसे कहते हैं। तो ये हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन गॉस थ्योरम में क्या होता है पता है दोस्तों? इसमें एक सॉलिड एंगल्स का पता होना हमें जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोजिंग इट। गॉस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी, एक क्लोज्ड बॉडी में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स, वो 1 एप्सिलॉन टाइम्स गुना ऑफ टोटल चार्ज इंक्लूजिंग इट। यानी कोई क्लोज्ड एक बॉडी है दोस्तों, यहाँ पे कोई क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है। इसमें यदि Q चार्ज है तो इस चार्ज के 1 एप्सिलॉन टाइम्स क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लूजिंग इट। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी क्लोज्ड बॉडी से यदि Q चार्ज उसके अंदर है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा? 1 एप्सिलॉन टाइम्स होगा, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाई एंड फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों। तब इसमें अब हम समझ लेते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। और सॉलिड एंगल जो है वो किसी भी सॉलिड पे सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। यानी सॉलिड एंगल क्या होता है दोस्तों? कोई भी सॉलिड है, ठोस है, स्फीयर है, गोला है, उसका रेशियो होता है एरिया का और जितना इसका रेडियस है उसके स्क्वायर का। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा। अब इसमें डी ओमेगा का मतलब क्या हो? छोटा एंगल। डी मतलब सिंपली छोटा एंगल। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा जो एक फॉर्मूले के तौर पे बोले तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम तोड़ते हैं क्यों? ये इसमें कॉस थीटा आ गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें चेंज कर रहे हैं। छोटा एंगल डी ओमेगा। अब देखिए यहाँ ओमेगा स्मॉल एंगल, और यदि जब हम तोड़ेंगे तो ये थीटा के साथ डी ए कॉस थीटा बना लेगा। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट सॉलिड एंगल का क्या होता है? एसआई यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का। ठीक है दोस्तों। तो अब समझते हैं किसी स्फीयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। यानी किसी भी सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है स्फीयर के। इसे हम जब जान लेंगे कि क्या होता है तब जो हमारा गॉस थ्योरम है उसे प्रूफ करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा स्फीयर है, इसका एंगल है डी ओमेगा, रेडियस है आर, और ये बहुत ही छोटा सा एरिया हमने ले लिया डी ए वेक्टर। ठीक है। होता है डी ओमेगा होता है हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमारा होता है डी ओमेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा एंगल यहाँ पे क्या होगा? थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल हमारा 0 डिग्री होगा क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई जो एंगल है वो नहीं हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी ये हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू हो गया डी ए अपॉन आर स्क्वायर।
अब एक हम काम करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इंटीग्रेशन लगाएंगे वो भी कौन सा, स्मॉल इंटीग्रेशन, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक होता है जोड़ना, एक होता है तोड़ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपस में ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा बाबू ओमेगा, और यहाँ पे क्या होता है 1/r² बाहर आ जाएगा और dA का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। और जब इसका स्मॉल इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू, अब बताओ बाबू ये क्या है, एरिया है। एरिया का मतलब क्या होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो ये हमारा हो जाएगा 1/r² इंटू इंटीग्रेशन, स्मॉल इंटीग्रेशन, ये है जोड़ना, ये है तोड़ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एक जोड़ रहा है, एक तोड़ रहा है, तो दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा। 4πr², r² से r² कट जाएगा, ओमेगा हमारा हो जाएगा 4π। यानी यदि हम कहें किसी भी सॉलिड स्फीयर में सॉलिड एंगल कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है बाबू 4π। ये हमारा काम आएगा जब गॉस थ्योरम हम प्रूव करेंगे। इसीलिए हमने समझा सॉलिड एंगल क्या होता है, और किसी भी सॉलिड एंगल का स्फीयर पे, जो स्फीयर होता है सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है, ये हमने समझा। ठीक है बाबू, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्यों समझी, क्योंकि ये गॉस थ्योरम में इसका यूज आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने समझा सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, और किसी भी स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है 4π होता है। कैसे होता है ये हमने छोटा सा एक कैलकुलेशन करके प्रूफ किया। अब हम प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम में कैसे फाई होता है Q/ε0 के, जो कि हमारा गॉस थ्योरम। चलिए दोस्तों अब प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम में कैसे होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बाबू, d फाई इक्वल टू होता है E वेक्टर इंटू dA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया। तो इसको हम जब तोड़ते हैं तो ये आता है E वेक्टर इंटू dA cos थीटा। जब उसको डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो ये आता है। तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dA cos थीटा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ भी हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q/r²। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना होता है। ठीक है बाबू, थोड़ा हम अरेंजमेंट करते हैं। तो 1/4πε0 इंटू Q को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं dA cos थीटा अपॉन r²। देखो तो बाबू ये कुछ वैल्यू हम लोगों ने इसका निकाला था, dA cos थीटा अपॉन r² क्या होता है। अभी बाबू हम लोगों ने निकाला था dA cos थीटा अपॉन r² क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q, और ये अभी हमने निकाला था dA cos थीटा अपॉन r² d ओमेगा होता है। ओमेगा के जगह पे लिखेंगे 4π, और ये आपस में वो जोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, और इंटू में हो जाएगा 4π जो अभी हमने निकाला था। तो 4π से 4π बिना 4π क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा हो गया Q/ε0। तो यानी क्या हो गया हमारा फाई इक्वल टू Q/ε0, जो कि बाबू यही हमें प्रूफ करना था, यही है गॉस थ्योरम। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसे कहते हैं ये हमने छोटा सा कैलकुलेशन किया। पहले सॉलिड एंगल समझा, फिर स्फीयर पे किसी भी स्फीयर के एंगल जो होता है सॉलिड एंगल होता है, सेंटर पे कितना होता है वो समझा, फिर इसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में समझा, और एट लास्ट प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी इनक्लोज बॉडी से वो कितना होता है Q/ε0, यानी 1/ε0 चार्ज के गुना होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।